समझा कि दो तरह के इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, है ना। तो आपने समझा था कि दो तरह के हो सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। और फिर हम लोगों ने 10 बेसिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन, एक एक्स टू द पावर n, इसका फॉर्मूला समझा। एक्स्ट्रा केसेस में आपको समझाया इंटीग्रेशन ऑफ 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x। दो सवाल आपको करने के लिए दिया था। एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये बना किसी से? नो सर, नहीं बना। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ये सवाल ऐसे बनता है, एक्सेप्शनल केस है, इसको आप sec प्लस 10 से मल्टीप्लाई करिए और इसी टर्म से डिवाइड करिए। ये एक तरह से कह सकते हो आप कि इसके फॉर्मूले का प्रूफ है ये। sec प्लस 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है। sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec 10 होता है, sec इंटू 10 ही रखा। और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, ये रखा है sec स्क्वायर। मतलब जैसे आप sec प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अब अगर आप sec x प्लस 10x को t मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन sec 10, ये आएगा sec स्क्वायर x, दिस इज dt बाई dx। इन दोनों में से आप sec x कॉमन करिए, ये बचेगा 10x प्लस sec x इंटू dx, दिस इज dt। ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी dt, करेक्ट। ये हमने रख दिया dt, डिनोमिनेटर में बच गया t, और इसका आंसर कितना होता है, log t। t की वैल्यू कितनी है, ये आंसर है सवाल। sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10, करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से एक फंक्शन होता है cosec x, ठीक है। जैसे यहाँ देखा आपने sec प्लस 10 तो लेना पड़ा था क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू 10। cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉसेक कॉट, माइनस cosec कॉट। cosec को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो वैल्यू होती है माइनस cosec x कॉट। ये प्रॉब्लम आपकी तब सॉल्व होगी जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cosec x माइनस cot x पे मल्टीप्लाई करो। आप चेक करिए, अगर हमने cosec माइनस cot से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को t माना, cosec का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस कॉसेक कॉट, ये रखा हुआ है माइनस cosec cot, और cot का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर और एक माइनस के प्लस, तो पॉजिटिव cosec स्क्वायर x रखा है। मतलब जैसे ही आप डिनोमिनेटर को t मानते हो, जैसे ही आप ये बताते हैं कि हमने cosec x माइनस cot x को t माना, तो cosec का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस cosec x cot x। cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dt बाई dx, करेक्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आपने दोनों में से cosec x को कॉमन किया, यहाँ बचेगा माइनस cot x प्लस cosec x इंटू dx, ये बराबर आएगा dt, करेक्ट। मतलब ये पूरा न्यूमरेटर dt में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। पूरा न्यूमरेटर dt में कन्वर्ट हो चुका है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी log t, और t की वैल्यू कितनी रख दें, cosec x माइनस cot x।
देखो ये दो एक्सेप्शनल केसेस कि सेक का इंटीग्रल होता है log sec प्लस 10, याद रखिए एज फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नहीं है, एज फॉर्मूला याद रखिए। cosec का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x, ये रिजल्ट log ऑफ cosec x माइनस cot x, करेक्ट। अब मैं दोनों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है sec to the power 9x 10x dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना चाहिए? यू आर हैविंग sec to the power 9x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करना चाहिए? देखिए हमारे पास दो ही फंक्शन है, एक tan और एक sec। अगर हम कहते हैं कि हम tan को t मानेंगे, मान लो आप इसको t मानते हैं, tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec square, sec स्क्वायर वो होना चाहिए, जबकि हमारे पास sec स्क्वायर ना हो कि sec to the power 9। मतलब कि मान लेते हैं हम, सपोज ऐसा होता सवाल, यहाँ sec स्क्वायर x लिखा होता और ये tan x लिखा होता, मान लो ये सवाल रहा होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम tan x को t मान लेते हैं। इसको t मानोगे आप तो sec स्क्वायर x की वैल्यू dt बाई dx होगी, मतलब sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt के बराबर। तो sec स्क्वायर x dx को हटा करके आप डाल देते हैं dt और tan x को हटा के डाल देते हैं आप t। तो t का इंटीग्रेशन कितना होगा बता सकते हैं? ये आपने पढ़ा है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? यही होता है। t का इंटीग्रेशन कितना होगा? इसके ऊपर पावर कितने की? sir 1 की, 1 क्या मतलब 1 की पावर है, तो ऑब्वियसली 1 में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर इज ऑफ 1 और 1 प्लस 1 ओवर 2, t की वैल्यू फिट कर दीजिए, ये आंसर है सवाल। तो अगर यहाँ sec स्क्वायर होता तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि हम tan को t मानते, जो कि यहाँ नहीं मान सकते। tan को t मानेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है, sec को t मान लो इसमें sec को t मान लेते हैं, सपोज जब इसमें sec को t मान, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यही होगा, करेक्ट। मतलब हम यहाँ से अगर एक sec tan निकाल लें, sec x एक ले लें और tan x और dx, ये चीज मिलके क्या बना देगी dt। और sec टू द पावर 9 में से एक sec ले लिया तो अब sec के ऊपर कितने की पावर बचेगी 8, बताइए? 8 की पावर, ठीक है। अब sec को कह रहे हो आप कि हम sec को t मान रहे हैं, तो sec को t मान रहे हैं तो क्या ये टर्म t टू द पावर 8 बचेगा? sec टू द पावर 8 है, मतलब sec x पावर 8, sec x को हमने t मान लिया, तो ये t टू द पावर 8 आ गया और ये पूरा टर्म बन चुका है dt। इसका इंटीग्रेशन कितना है? sir t to the power t 9 to the power upon 9 upon 9 करेक्ट, एक पावर बढ़ जाएगी और t को आपने रिप्लेस करा दिया भाई sec x, तो sec x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये वो दो केसेस हुए जिसमें एक में हमने tan को t माना, एक में sec को t माना, ठीक। मान लीजिए हम फंक्शन लिखते हैं sin x इंटू cos x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, किसको t माना? cos किसी भी एक को मान लीजिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का
माइनस साइन दोनों अवेलेबल। तो इस सवाल में आपको फ्री एंड है। आप मान लो साइन एक्स को टी मानते हो, तो कॉस एक्स बराबर होगा डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर होगा डी, ये बराबर होगा डी। तो साइन एक्स को लिखा हमने टी, और टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, और टी की जगह वैल्यू फीड कर देते हैं साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। मान लो हमने उल्टा किया होता, हमने साइन को नहीं, हमने कॉस एक्स को टी मान लिया होता, तो रिजल्ट क्या होता? ये आती वैल्यू। आप कह रहे हो कि हम कॉस एक्स को टी मानेंगे और साइन एक्स डी एक्स को हम डी टी से रिप्लेस करेंगे, ये हो गया सवाल। साइन एक्स डी एक्स विल बी रिप्लेस बाई माइनस टी, मतलब आपका सवाल बच रहा है टी इंटू डी टी विथ नेगेटिव साइन। देखिए इज इट करेक्ट? माइनस ये आएगा टी स्क्वायर बाई टू, और टी की जगह वैल्यू फिट करिए, इट इज कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो ये भी सही है, ये भी सही। अब आपको ये समझना जरूरी है कि सवाल यही है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है और यहाँ आंसर कुछ और आ रहा है। सही दोनों है, इसलिए इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कि आपने सवाल किया और उसका आंसर आपकी बुक में कुछ और दिया है तो आप समझो कि वो गलत। ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में एक ही सवाल के 3, 4, 5 आंसर भी हो सकते हैं और वो सबके सब करेक्ट हों, वो सभी करेक्ट हों, वो सब इक्विवेलेंट भी होंगी। मतलब जैसे इसको आप सॉल्व करो तो साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? ये लिखा है Yes, साइन sir. स्क्वायर एक्स, आप इसको कन्वर्ट करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रिजल्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज टू आर इक्विवेलेंट। तो इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं कि जो आप आंसर निकालोगे वही लिखा होगा, हो सकता है कुछ और लिखा होगा, वो भी करेक्ट हो। अच्छा, मान लीजिए हम एक सवाल देते हैं e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर x डी। ये सवाल, चलिए बताइए इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? किसको टी माने इसमें? सर e टू दी पावर x को। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इसको टी मान लिया जाए। e टू द पावर x को अगर हम टी मानते हैं तो दिस विल बी डी टी बाई डी एक्स, मतलब ये चीज बराबर होगी डी टी। ठीक है ना? तो e टू द पावर x विद डी एक्स विल बी यूज्ड टू फॉर्म डी टी, और cos e टू द पावर x विल बी क्रिएटिंग cos t, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t, एंड वी हैव टू रिप्लेस t। तो क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है, क्या लगेगा साथ में? सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। बताइए किसको टी मान दिया जाए? सर रूट x को। रूट एक्स को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। फंक्शन जो भी लिखा है साइन कॉस एक्सपोनेंशियल लॉग, इसमें x की जगह पर जो कुछ लिखा हुआ है दैट विल हैव टू बी ट्रीटेड एज t। तो आप यहाँ रूट एक्स को लीजिए t, डिफरेंशिएट करिए, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इस साइड लेकर के आए, एक्स टू द पावर माइनस हाफ डिनोमिनेटर में जाकर के रूट एक्स बना रहा है। तो डी एक्स बाई रूट एक्स ये बना रहा है 2dt। फिर e टू द पावर रूट एक्स मतलब e टू द पावर t, 2 को बाहर लाइए, e टू द पावर t को इंटीग्रेट करिए, इट विल बी e टू द पावर t, और t की रखिए वैल्यू। या करेक्ट? अब आपको ये देखना है कि हमने समझा कि अगर sin x लिखा होता है, इसके इंटीग्रेशन का हमारे पास सीधे फॉर्मूला है।
अगर हम x की जगह पर कुछ बदल देते हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर हमने यहाँ ax प्लस बी लिख दिया तो आपने इसको t मानते हुए इसका रिजल्ट निकाल के दिखाया था कि ये रिजल्ट माइनस कॉस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स के बराबर होगा। तीसरा हमने इसमें वेरिएशन दिया था कि मान लो साइन एक्स स्क्वायर कर दिया लेकिन साथ में एक्स लगा दिया, इसको इंटीग्रेट करना था। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया आपने? एक्स स्क्वायर को हटा के क्या ले लिया था? टी। अब इस फॉर्मूले में चौथा वेरिएशन कि मान लो हमने आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया होगा, हमारा सवाल ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या? बताइए, जितने फॉर्मूले पढ़े आपने, साइन एक्स का तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला था क्या? नहीं नो था। सर। ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप स्क्वायर नहीं हटाते। साइन में स्क्वायर हटाने का क्या मेथड हो सकता है? देखिए, आपने एक cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा जिसकी वैल्यू थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, सही है? तो क्या इससे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल सकती है? देखो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे पावर है, इस साइड जो चीज लिख रहा हूँ पावर है किसी चीज का? नहीं। नो। आप साइन स्क्वायर एक्स को हटा दीजिए, दिस इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू बी। ठीक है, इस हाफ को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बचेगा 1 माइनस cos 2x डी। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बता सकते हैं? 1 किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है? किस चीज को डिफरेंशिएट करने से बनाता है? सर वेरी मतलब एक्स को। एक्स को, करेक्ट। अगर आप करते हो डी बाई डी एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, यू गेट 1। इसका मतलब कि 1 को अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा? एक्स। इस 1 का जो इंटीग्रेशन आने वाला है दैट इज एक्स। कॉस 2x का इंटीग्रेशन बता सकता है कोई कितना आएगा? कॉस में 2x है, कॉस x होता तो इंटीग्रेशन क्या जाना चाहिए था? ठीक है ना? कॉस का इंटीग्रेशन जानते हो आप क्या होता है? साइन। लेकिन अगर कॉस में 2x है तो क्या करना पड़ेगा? साइन 2x के अलावा क्या करना पड़ेगा? सर नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन है 2। ये आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डायरेक्टली लिख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से देखिए, अगर हमारा सवाल रहा होता cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते? cos स्क्वायर एक्स की cos 2x के फॉर्मूले में आता है। आप cos 2x का फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला देखिए जिसमें स्क्वायर cos का आता है। फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। था ये फॉर्मूला? ये मतलब मैथ्स के कैंडिडेट को तो समझ में आ रहा होगा, बायो के कैंडिडेट को शायद इस तक समझ में ना आए, छोड़ भी सकते हो आप लोग। बायो वाले कैंडिडेट्स जो हैं, जो हम डीप मैथमेटिक्स बता रहे हैं, वो छोड़ सकते हैं। आप केवल इंटीग्रेशन के ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को देखिएगा, जो ज्यादा टफ प्रॉब्लम बता रहे हैं बायो के कैंडिडेट क्लियर कट छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? बट 0 यूनिट में स्कूल में तो आपको दिया ही जा सकता है, बट लेटर ऑन आपके काम की चीज वो नहीं, मैथ्स वालों के काम की चीज। तो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? इसको उठा के सेट ले आइए, 1 प्लस cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स के बराबर होगी कि नहीं? तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्या ये cos स्क्वायर एक्स के बराबर है? देखिए, सही है? यस सर। यस सर। आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। आप इसको लिखिए 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx इंटीग्रेशन। आप 1/2 बाहर करिए, 1 प्लस cos 2x इंटू dx। अब यहाँ भी देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2।
सही है। तो साइन में स्क्वायर होगा तो वो cos 2x से रिलेट होगा, cos में 2x होगा तो वो sin 2x से रिलेट होगा। अब अभी मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन आपको बताया था कि sin x इंटू cos x इंटू b। आपने क्या किया था, sin x को या cos x को t मान लिया था, ये अभी हम लोगों ने सवाल। अब आपको जो मैथ्स वाले कैंडिडेट है देखें, आप जानते हो कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मैंने मैथ्स sin में x बताया, into cos x. करेक्ट, 2 sin x इंटू cos। ये sin x cos x ऑलरेडी है, अगर हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें तो अंदर जो टर्म बच रहा है क्या ये sin 2x है? Yes, sir. अब क्या इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin का Cos 2x इंटीग्रेशन by -1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर हो गया -1/4 cos 2x। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस में लगा दीजिए c। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगली एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। tan स्क्वायर x दिया हुआ है, tan स्क्वायर x कैसे इंटीग्रेट हो गए? इसका कोई फॉर्मूला है tan स्क्वायर x का? Sir, tan 2a is equal to 2 twice tan a upon 1 minus tan square. वो यहाँ नहीं लग पाएगा। देखिए जो आप कह रहे हो मैं दिखा देता हूँ। आपने लिखा 2 tan a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस। क्या इससे आप tan स्क्वायर a की वैल्यू tan 2a के टर्म में निकाल पाओगे? No, sir. नहीं निकलेगा, tan a भी बचेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगी। tan स्क्वायर जो होता है, क्या इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं? yes, sir. अब दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं कि नहीं? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? खत्म हो गया सवाल। ठीक है, चलिए मैं एक और छोटा सा सवाल देता हूँ आपको। cos x डिग्री, इसको इंटीग्रेट करना, क्या कर सकते हो? जितने फॉर्मूले हैं वो सब रेडियंस के लिए हैं। किसमें दिया हुआ है? डिग्री। डिग्री को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही अगर x डिग्री में दिया है तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आप रेडियन में चला गया। अब ये cos रेडियन में आ गया तो हमारे लिए cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? Sir, sin sin थीटा, करेक्ट। तो हम इसको sin थीटा लिख देते हैं। बट दिस एंगल इज एक्चुअली नॉट x, x नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है। तो इसके डिफरेंशिएशन मतलब पाई अपॉन 180 से डिवाइड हो गया, आंसर हो गया। करेक्ट, ये तरीका होगा। फिर tan स्क्वायर x था तो मेथड ये थी आपकी। ठीक है, तो हमने जो बेसिक फंक्शंस थे सारे आपको डिस्कस कर दिए, ये निकाल सकते हैं। बहुत उसमें एडवांस आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो केसेस देखने हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं। अब बात आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कोई फंक्शन है, इसको आपने दो लिमिट्स दी होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये सवाल में लिखा होगा। अब इस फंक्शन का कुछ इंटीग्रेशन होगा, सपोज एफ, अगर हम इंडेफिनेट की तरह देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, और ये लोअर लिमिट होगी अपर। करेक्ट है बात? तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने लिख दिया। एडिशनल चीज है कि यहाँ लिमिट दी, तो आपने क्या करना पड़ता है, फंक्शन में एक बार अपर लिमिट डाल दी, क्लियर, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डाल दी। लोअर लिमिट डाल दीजिए मतलब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहां हटा करके जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो फिक्स कर। जब ये डिफरेंस करोगे आप तो क्या ये c कैंसिल हो रहा है?
अब क्योंकि आप सी को एलिमिनेट कर चुके हो, इसमें सी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कुछ अननोन चीज नहीं, ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मैं कुछ केसेस आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए। मतलब इसकी कैलकुलेशन इसलिए जब आप करोगे तो सवालों में हम सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि सी कैंसिल हो जाएगा। जैसे चलिए एक सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटेड बिटवीन 1 to 2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए? x to the power 3 upon 3। एक्स क्यूब बाई 3 और 1 से 2 इसकी लिमिट डालनी। तो आपको एक बार डालनी है अपर लिमिट, इट इज 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब। करेक्ट, 2 क्यूब इज 8, इट इज 8 by 3 minus 1 by 3, आंसर इज 7 by 3। करेक्ट है, इट विल बी 7 by 3। कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आप निकाल के देखिए। जैसे हमने दे दिया cos x dx और इसकी लिमिट दे दी 0 से 90 तक। चलिए सॉल्व करिए। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x sin sin x, और उस sin x पर 0 से 90 लिमिट डाल दी। मतलब पहले रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin 90 कितना होता है 1 और sin 0? 0। आंसर इज 1। आंसर इज 1। ठीक है ना। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने निकालना है। कि बड़े टीडियस क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है आपको। मान लो हमने 10x दिया 0 to पाई बाई 4, ये है सर। 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर log sec x। log sec x, करेक्ट। 10 का इंटीग्रेशन था log sec और cot का था log sec, दो स्पेशल केसेस। तो इसका इंटीग्रेशन आया log of sec x 0 to पाई बाई 4। एक बार डालिए आप इसमें अपर लिमिट और एक बार डालिए आप लोअर। sec पाई बाई 4 कितना होता है? cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1 by root 2। 1 बाई रूट 2। तो sec पाई बाई 4 होगा √2। ठीक है ना। sec 0 जानने के लिए देखना पड़ेगा cos 0 कितना होगा? 1 1 का रेसिप्रोकल भी कितना होगा? 1 1। अब किसी को याद है कि log 1 कितना होता है? log 1 is 0। log 1 on any base is always 0। जिसका आपको बेसिस याद रहे, a to the power 0, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर क्या होती? 1 होती। अगर आप इसको लॉगरिथमिक नोटेशन में देखोगे तो log of 1 on any base will be, तो log 1 हमेशा कितना होता है? 0। अब बच्चा log √2, √2 मतलब 2 के ऊपर हाफ की पावर, उस पावर को बाहर ला सकते हैं क्या? yes sir। आंसर इज हाफ log 2। कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस इज ही, ये आंसर है सवाल। करेक्ट। अच्छा, अब बात है कि जो इंटीग्रेशन जैसा बताया गया आपको, इसका फिजिक्स में क्या रोल? फिजिक्स में कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, इसका पर्पस क्या है, क्या करते हैं इसमें। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ 1 + 2 + 3 up to 100 ये जोड़ दें, तो क्या कहोगे आप? आपने पूछ लिया कि 1 से 100 तक की सारी नेचुरल नंबर्स को जोड़ के इसका टोटल बताइए, या आपने कहा 1 से 10,000 तक का टोटल बताइए, तो क्या हम इसको समेशन कहते हैं? कहते हैं? आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 1 से लेके n तक जोड़ दिया जाए तो कितना है? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? सर n by 2 l a plus n। करेक्ट करेक्ट, n/2 × n+, ये फॉर्मूला आप पढ़। इसमें जो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं क्या? यस सर। ये नेचुरल नंबर्स हैं।
अच्छा, क्या इन नंबर्स को हम काउंटेबल कह सकते हैं? जितनी नंबर्स को आप जोड़ रहे हो वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं कि गिनी जा सकती infinite. है? नहीं, इनफाइनाइट कहाँ है? आपका जो रिजल्ट है ये एंड कर रहा है कहाँ पर? एम। जैसे मैं पूछता हूँ कि 1 से 1 लाख तक दिया हुआ, तो डेफिनेट है कि 1 लाख नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है। इनडिटर्मिनेट केस नहीं, आप 1 से 1 करोड़ तक भी जाओगे तो 1 करोड़ काउंटेबल नंबर है। आप कहोगे 1 से 10 करोड़ तक जा रहे हैं तो वो भी काउंटेबल, तो ये इन्फिनिटी तक रिजल्ट नहीं जा रहा है। तो जिन चीजों को आप ऐड करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, वो चीजें कैसी हैं? फाइनाइट। तो उसको क्या कहते हैं? समेशन। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 1 से लेके 2 तक की नंबर को जोड़िए। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर है? सर but अब ये इनफाइनाइट हो गया ना। आपने इसका yes, sir. प्रूफ पढ़ा होगा कि किसी भी दो नंबर के बीच में जो रियल नंबर होती हैं उनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 से 2 तक की सारी नंबर को जोड़ो, तो है ये जोड़ ही रहेगा। लेकिन अब इस सम को क्या कहा जाता है? समझ रहे बात आप? इंटीग्रेशन में भी आप चीजों को ऐड ही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड करना ही है। बट दोनों बात में ये फर्क है कि यहाँ जिस चीज को आप ऐड कर रहे थे वो काउंट की जा सकती थी कि ये चीज 5 है कि 15 है कि 500 है कि 15,000 है, वट एवर इज इट, बट इट इज काउंटेबल। अगर जिन चीजों को आप जोड़ने जा रहे हो अगर वो काउंटेबल है तो हम तब यूज करते हैं समेशन। और जिन चीज को आप जोड़ने जा रहे हो वो काउंट नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल है, तो उन चीजों को हम तब जो समेशन है वो क्या कहलाता है? दैट इज सेड टू बी इंटीग्रेशन। ये इस बात में point, ठीक है? तो सर आप समझिए। अनकाउंटेबल क्वांटिटीज का रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं, अनकाउंटेबल का रिजल्ट आएगा। वो इसलिए आएगा, जैसे आपको बताता हूँ, जिस चीज को हम एरिया अंडर कर्व से रिलेट कर दें। जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन दो इंफॉर्मेशन देता है। ये चीजों को ऐड भी कर सकता है और ये एरिया अंडर कर्व भी कैलकुलेट करता है। और जो चीज मैं समझा रहा था आपको, इसको हमेशा फिजिक्स में आप तब यूज करोगे जब कोई चीज वेरी कर रही, फिक्स चीजों के केस में यूज नहीं होगा। जैसे मान लो हमने लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूज किया होगा आपने फॉर्मूला कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको कोई फोर्स लगा के हमने ड्रैग किया कि चलो ये बॉक्स रखा है, आप फोर्स लगा के ड्रैग करो। ठीक है, हमने बता दिया कि हम थ्रू आउट फोर्स 5 न्यूटन लगाएंगे और हम इसको 2 मीटर तक चलाएंगे। वर्क डन कितना आएगा? 10 न्यूटन। करेक्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइम। ये डायरेक्टली करना इसलिए पॉसिबल था कि यहाँ जो फोर्स था दैट वाज नॉट वेरी। ये फोर्स अगर फिक्स था, कांस्टेंट था, तो आपने इस ढंग से सवाल किया। अब मान लो मैं बताता हूँ आपको कि कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है और इसको हम चलाना शुरू करते हैं, और जहां से चलाना शुरू किया दैट पोजीशन इज एक्स इक्वल टू, और फोर्स एक्स कोऑर्डिनेट के साथ अपनी वैल्यू बदलता जा रहा है एंड फोर्स इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मतलब उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ फोर्स एक कनेक्शन रखता है। अब हम पूछें कि इसको एक्स इक्वल टू 0 से आप एक्स इक्वल टू 1 तक लाए, वर्क डन बताइए। अब ये सवाल इस मेथड से बनेगा क्या? जो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट हुआ करता था, अब कांस्टेंट है क्या फोर्स? No, sir. सर भाई जैसे जैसे आप चल रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज, जब एक्स चेंज कर रहा है तो एफ चेंज कर रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। इस केस में इंटीग्रेशन करने के लिए, सॉरी, वर्क निकालने के लिए जो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, इसको मॉडिफाई करते हैं, ये हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला कि कोई चीज अगर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट चलती है ड्यूरिंग दैट द फोर्स वाज एफ, तो एफ इंटू डी एक्स इज सेड टू बी द वर्क डन ड्यूरिंग माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट। जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें टोटल वर्क कितना हुआ, ये इससे आ जाएगा। करेक्ट। अब एफ की जगह वैल्यू डालिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? सही लिखा है? सब्स्टिट्यूट कर दिए 1/3 प्लस 1/3,
-0/3 + 0/2 1/3 + 1/2 कितना होगा 5/6 - 0 आंसर इज 5/6 समझ रहे हैं आप। तो फिजिक्स में जहां कहीं भी जनरली इसको वर्क के लिए यूज करते हैं ग्रेविटी में इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक्स में कोई चीज एक से दूसरी जगह चलती हुई जा रही है और जो ऑपरेटिंग फोर्स है दैट इज नॉट कांस्टेंट तो उस केस में वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन में ही जाना पड़ता है ठीक है ना। जैसे अब इसका मैं जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में वो केस आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है चलिए ये आपने कैलकुलेट कर इसमें आर वेरिएबल ठीक है जी जानते हो आप M1 M2 जानते हैं कर सकते हैं क्या कैलकुलेट कांस्टेंट पार्ट पूरा निकल के बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर को ऊपर ले आओगे आप न्यूमरेटर में यही होगा क्या बच्चे इसका इंटीग्रेशन बता सकता है कोई कितना होगा सर r-1 अपॉन -1 करेक्ट और इसको इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना है सही है ये वैल्यू -1/r लिखी है क्या देखिए Yes, sir. r⁻⁻1 था डिनोमिनेटर में r हो गया और एक माइनस था ठीक। अब क्या करना होता है हमको अपर लिमिट माइनस दो ठीक है अपर लिमिट इस पूरे में r की जगह r रखिए ये अपर लिमिट हो गई माइनस r की जगह इंफिनिटी 1/∞ कितना होता है 0 जी ये टर्म खत्म ये रिजल्ट आ गया आपका Gm1 M2/r विथ नेगेटिव इसका मतलब ये है कि एक M1 मास रखा हुआ है एक M2 मास को आपने इंफिनिटी से चलाना शुरू किया आपने तब शुरू किया जब इनके बीच की सेपरेशन इंफिनिटी थी इस चीज को चलाते हुए तब तक आप ले आए जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई r इस पूरी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा ये निकाला जाए मेरे बाद work done if an object of mass m2 which was originally at a distance infinity from mass m1 is brought gradually nearer to the m1 and final distance becomes r you have to calculate the work done in this process here सर ऐसी इक्वेशंस में यूनिफॉर्म इंक्रीज होता है ऐसी इक्वेशंस में सर यूनिफॉर्मली क्वांटिटी इंक्रीज होती है